हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की सीरीज़ के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाटा डिक्शनरी ऑफ डेटाबेस। इस के अंदर हम पहले ये देखेंगे आज के लेक्चर के अंदर कि डाटा डिक्शनरी होती क्या है डेटाबेस के अंदर, और फिर हम उसकी टाइप्स देखेंगे और फिर हर एक टाइप को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कि वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन आपको बताता चलूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि वाई वी आर कवरिंग इट इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। मीन्स ये कि डाटा डिक्शनरी अगर डाटाबेस की चीज़ है तो हम इसको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्यों कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे डाटा डिक्शनरी होती क्या है, फिर हम देखेंगे एक्टिव डाटा डिक्शनरी क्या है, फिर हम देखेंगे पैसिव डाटा डिक्शनरी क्या है, और फिर हम प्रैक्टिकल करेंगे पैसिव डाटा डिक्शनरी को बनाने का। और फिर उसके बाद हम MS SQL सर्वर यानी माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर को यूज़ करके हम एक्टिव डाटा डिक्शनरी का प्रैक्टिकल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर। तो वाई इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका पहले आपको जवाब दे दूँ कि बिकॉज व्हेन यू मेक द डॉक्यूमेंटेशन यू मस्ट ऐड दिस इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर। ठीक है। कंसेप्ट तो ये डाटाबेस का है, लेकिन जब आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह, तो आप को डाटा डिक्शनरी जो है अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो आप करते हो अपने सॉफ्टवेयर की, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बना रहे होते हो, तो उसकी जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डॉक्यूमेंटेशन आप प्रिपेयर करते हो उसके अंदर आपको डाटा डिक्शनरी ऐड करनी होती है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर हम इसको भी जो है कवर कर रहे हैं, ताकि आपको जब आप बाकी चीज़ें यहाँ पे सीख रहे हो तो आपको ये भी यहीं से सीखने को मिल जाए, और आप इजीली जाके अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या फिर कोई और सॉफ्टवेयर जिसकी आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, आप उसमें इसको ऐड कर सकें इजीली। तो स्टार्ट करते हैं कि डाटा डिक्शनरी होती क्या है। व्हाट इज़ डाटा डिक्शनरी? डाटा डिक्शनरी इज़ द डिक्शनरी विच कंटेन्स द मेटा डाटा। अब क्या, व्हाट इज़ मेटा डाटा? डाटा अबाउट डाटा इज़ द मेटा डाटा। अब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये तो इसकी ऑफिशियल डेफिनेशंस हो गई। अब हम इसको समझते हैं कि क्या चीज़ है। सपोज यू मेड अ टेबल इन द डाटाबेस। दिस टेबल इटसेल्फ इज़ अ काइंड ऑफ डाटा to you, but the information about this table is also a data that is known as metadata। अब मैं आपको थोड़ा और कंफ्यूज कर दिया है, अब मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ। अब होता क्या है कि आप डेटाबेस खोलते हो और उसके अंदर जाके कोई टेबल बनाते हो। अब वो जो आपने टेबल बनाया है एक तरीके से वो भी आपके लिए डाटा ही है ना, लेकिन कंप्यूटर के अंदर उस टेबल के बारे में भी और डाटा मौजूद है बैक एंड पे। वो जो और डाटा मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं? मेटा डाटा। ठीक है। और डाटा डिक्शनरी जो होती है उसमें क्या चीज़ होती है? यही मेटा डाटा रखा हुआ होता है। यानी कि अगर आपने कोई टेबल बनाया है, वो खुद एक इन्फॉर्मेशन है या फिर खुद एक वो डाटा है आपके लिए, और उस डाटा के मुतल्लिक बैक एंड पे और डाटा पड़ा हुआ है, उसको आप क्या कहोगे कि ये आपका मेटा डाटा है। कन्फ्यूज़ होने की जरूरत नहीं है, ये चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। व्हाट काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट टेबल वी आर रेफरिंग टू हेयर। अब जब हमने ये कहा कि आपके टेबल के बारे में और पीछे कंप्यूटर के अंदर और इन्फॉर्मेशन पड़ी होती है या और डाटा पड़ा होता है, और उस डाटा को हम मेटा डाटा कहते हैं, तो वो किस किस्म का डाटा होता है या फिर वो किस किस्म की इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब क्या है कि सपोज यू मेड अ टेबल इन द डाटाबेस अबाउट स्टूडेंट। ठीक है। तो अब आपने एक टेबल बनाया स्टूडेंट के बारे में। ठीक है। वो अब आपका एक डाटा हो गया। अब उस टेबल का पीछे मेटा डाटा क्या होगा? अब वो मेटा डाटा ये होगा कि आपके उस टेबल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी, लेट्स सपोज नंबर ऑफ़ कॉलम, कि उसके अंदर कॉलम कितने हैं। अच्छा, आपने जो कॉलम्स बनाए हैं उनमें से हर एक की डाटा टाइप क्या है। फिर आपने अगर कोई कंस्ट्रेंट्स वगैरह लगाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाई हैं कॉलम पे, तो वो क्या क्या है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होगी ये क्या होगी? मेटा डाटा। स्टूडेंट टेबल आपका एक डाटा हो गया फ़र्ज़ करें, तो उसका मेटा डाटा क्या होगा कि इसमें कॉलम कितने हैं, उन कॉलम्स की डाटा टाइप्स क्या क्या हैं, उन कॉलम पे कॉन्स्टेंट्स क्या क्या हैं। ये सारी चीज़ें उसकी क्या हो जाएगा? मेटा डाटा हो जाएगा। अब आपको आई थिंक ये समझ आ चुका होगा कि मेटा डाटा क्या होता है। जब आपको ये चीज़ समझ आ गई है तो अब डाटा डिक्शनरी क्या है कि एक डिक्शनरी है जिसके अंदर सारा का सारा किसी भी टेबल का जो है मेटा डाटा पड़ा होता है। ठीक है। और जब आप डेटाबेस लेवल पे जाके बात करते हो तो उस डेटाबेस का, पूरे डेटाबेस का मेटा डाटा पड़ा होता है, जिसके अंदर वो टेबल भी फिर शामिल हो जाते हैं जो उस डेटाबेस के अंदर मौजूद हैं। तो अब हम आगे चलते हैं कि अब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। ये जो मेटा डाटा है, हम ये इतने अजाब में पड़ क्यों रहे हैं कि टेबल बनाया, उस टेबल को हमने ये कह दिया कि ये हमारा डाटा है, फिर उस डाटा के पीछे और डाटा हमने डिफ़ाइन किया जो कि उस डाटा को डिफ़ाइन कर रहा था, जो कि हमारे सामने है। तो ये जो डबलिंग हम कर रहे हैं पीछे जाके लिख रहे हैं, पहले हमने ये लिख दिया कि स्टूडेंट आईडी और डाटा टाइप इंट। अब हम पीछे जाके उसके अंदर डिफाइन भी कर रहे हैं मेटा डाटा के अंदर कि जो स्टूडेंट की आईडी थी उसका डाटा टाइप जो था वो इंट था, और इंट जो है इतने साइज़ की नंबर्स ले सकता है, और ये सारी सारी डिटेल्स हम वहाँ पे रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? ये सारा मेटा डाटा हम क्यों जनरेट कर रहे हैं? इसलिए कि डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रोग्रामर्स यूज़ इट।
जो डेटाबेस के एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं। अब वो कैसे यूज़ करते हैं? अच्छा, ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इसको यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करने के लिए, मीन्स के डाटा को निकालने के लिए। आप डेटाबेस में डाटा क्यों सेव कर रहे हो? इसीलिए सेव कर रहे हो कि जो वो डाटा है वो आपको कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको वहाँ से फिर निकाल के देख सकते हो, जल्दी से सर्च करके क्यूरी करके देख सकते हो। तो वो क्यूरी वगैरह करने के अंदर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स को हेल्प मिलती है। इसी तरीके से प्रोग्रामर को भी इससे हेल्प मिलती है, क्योंकि आप जो डेटाबेस बनाते हो समटाइम आप ऐसा करते हो कि आप एक सॉफ्टवेयर बनाते हो और सॉफ्टवेयर के पीछे किसी डेटाबेस को लिंक करते हो और फिर आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू डेटाबेस के अंदर से डाटा को निकाल के लेके आते हो और फिर किसी वेरिएबल में सेव करवाते हो। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, आपको फिर उससे क्लियर हो जाएगा कि प्रोग्रामर को कैसे ज़रूरत पड़ती है इस मेटा डाटा की। ठीक है, एक प्रोग्रामर है और वो क्या कर रहा है, प्रोग्रामर इज कोडिंग अ सॉफ्टवेयर विच गेट्स द आईडी ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम डाटाबेस। सही है, अब एक डाटाबेस है उसमें कोई टेबल है स्टूडेंट का और उस स्टूडेंट टेबल में उस स्टूडेंट्स की आईडीज़ पड़ी हुई हैं। अब वो करना क्या चाहता है कि वो प्रोग्राम करके किसी तरीके से डाटाबेस में से आईडी को लेके आना चाहता है। ठीक है, अब वो आईडी को लाके क्या करेगा, आईडी वो डाटाबेस से उठा के लेके आएगा और जैसे ही उसके प्रोग्राम तक आईडी पहुंच जाएगी तो वो उसको उठा के किसी वेरिएबल में सेव करवा लेगा किसी फर्दर यूज़ के लिए। अब क्या, व्हाट टाइप ऑफ वेरिएबल? अब मसला उसके लिए ये है कि वो वेरिएबल में जो डाटाबेस से आने वाली आईडी को सेव करवाने वाला है उस वेरिएबल की डाटा टाइप क्या रखे, वो स्ट्रिंग रखे या इंट रखे। ये चीज़ डिपेंड करती है कि जो डाटा आएगा यानी कि जो आईडी डाटाबेस के अंदर से आएगी उसकी डाटा टाइप क्या होगी, इंट होगा या स्ट्रिंग होगा। अब ये कैसे वो चेक करेगा? ये सारी चीज़ें उसको कहाँ से पता चलेंगी, जो डाटा है यानी कि जो आईडी है उस आईडी के पीछे जो और डाटा है यानी कि जो मेटा डाटा है उसके अंदर से इसको पता चलेगा कि आईडी की डाटा टाइप क्या है। और वो जो मेटा डाटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है, डाटा डिक्शनरी में। तो फिर वो उसको एक्सेस करके देख लेगा, जब वो देखेगा तो उसको पता चलेगा कि आईडी की डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है या इंट है। अगर इंट हुई तो वो क्या करेगा, इंट आईडी के नाम से एक वेरिएबल बना देगा, और अगर स्ट्रिंग हुई और तो वो क्या करेगा, स्ट्रिंग आईडी के नाम से एक वेरिएबल बना देगा और उसके अंदर जो है आईडी सेव करवा लेगा। इस तरीके से आपका जो मेटा डाटा है वो डेवलपमेंट लेवल के ऊपर, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे और प्रोग्रामिंग के लेवल पे यूज़ हो रहा होता है। तो वो मेटा डाटा जो है रिक्वायर्ड होता है हमें साथ साथ काम करने के लिए, तो इसलिए हमें मेटा डाटा की ज़रूरत होती है। अब हम जाके देखते हैं, ये हम स्टूडेंट टेबल की बात कर रहे थे, तो ये हमारे सामने स्टूडेंट टेबल आ गया। स्टूडेंट टेबल है एक, इसके अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 1 2 3 4 एट्रीब्यूट्स हैं। पहला है आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा है फादर नेम, चौथा है क्लास। ये हमारे 3 एट्रीब्यूट्स हो गए। उसके बाद हमने कोई इसके अंदर डमी डाटा भी डाला हुआ है। ठीक है, 2 रिकॉर्ड्स इसके अंदर पड़े हुए हैं, कोई 2 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड पड़े हुए हैं। अब ये जो टेबल है ये डाटा है। अब यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, अभी तक जो थ्योरी मैंने आपको बताई है वो आपके सामने प्रैक्टिकल में जा रही है। ये जो आपके सामने टेबल है ये क्या है, ये डाटा है। इस टेबल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने बैक एंड पे डाटा डिक्शनरी में सेव की हुई है वो क्या है, मेटा डाटा है। वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, वो ये होगी कि ये जो आईडी है इसकी डाटा टाइप क्या है, नेम की डाटा टाइप क्या है, फादर नेम की डाटा टाइप क्या है, क्लास की डाटा टाइप क्या है। अब ये हमने डाटा तो देख लिया, टेबल तो देख लिया, अब हम इसी टेबल का मेटा डाटा देखते हैं। ये देखिए, ये इसका मेटा डाटा है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से मेटा डाटा, किस तरीके से ये हमने लिखा हुआ है। एट्रीब्यूट्स, डाटा टाइप, साइज ऑफ फील्ड, डिस्क्रिप्शन, एग्जाम्पल। मीन्स ये एट्रीब्यूट का नाम क्या है, आईडी, जो कि आप पीछे देख चुके, ये वाला एट्रीब्यूट। ये क्या है, आईडी, ये एक डाटा था। अब इसका मेटा डाटा किधर है, इस आईडी का डाटा, मेटा डाटा ये पहली रो के अंदर है। डाटा टाइप क्या है जी इस आईडी की, इंट, ये आईडी का मेटा डाटा है। अच्छा, साइज ऑफ फील्ड क्या है, 3, मीन्स कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 नंबर्स तक का जो है आईडी ले सकता है। एक हमने सपोज किया है, तो ये क्या हो गया जनाब अली, ये भी इसके मेटा डाटा हो गया। डिस्क्रिप्शन, स्टोर द आईडी ऑफ स्टूडेंट, ये क्या है, ये भी इसका मेटा डाटा है। आपने खुद लिखा हुआ है कि ये डिस्क्रिप्शन में बताया हुआ है कि जनाब अली ये स्टूडेंट की आईडी को सेव करने के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हमने इसके आगे कोई एग्जांपल दे दी कि 004, फ़र्ज़ करें कि कोई आईडी अगर 004 है तो वो उसमें जाके इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो इस आईडी नाम के एट्रीब्यूट में सेव हो जाएगी। अब देखो था क्या, ये जस्ट एक एट्रीब्यूट था, सिर्फ एक एट्रीब्यूट आईडी। अब इसके जब आप मेटा डाटा को जाके देखोगे तो देखो इसका कितना सारा मेटा डाटा बन रहा है, पूरी एक रो बन गई है। डाटा टाइप आ गई, साइज ऑफ फील्ड आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गई, एग्जांपल आ गया, और ये मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, समटाइम इससे भी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। कांस्टेंट क्या है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, एंड सो ऑन, पता नहीं क्या क्या होता है। तो
ये सारा मेटा डाटा होता है। अब इतना सारा मेटा डाटा एक एट्रीब्यूट का है, तो एक टेबल के अंदर अगर 10 एट्रीब्यूट होंगे तो उन 10 के 10 एट्रीब्यूट्स का हर एक का इतना इतना मेटा डाटा होगा, और फिर उस डेटाबेस के अंदर पता नहीं कितने टेबल होंगे और हर टेबल के हर एट्रीब्यूट के लिए होगा। तो इतना सारा रिकॉर्ड हो जाता है कि उसके लिए पूरी की पूरी एक डिक्शनरी मैनेज करनी पड़ती है, ताकि आप इजीली किसी भी एट्रीब्यूट के जाके डाटा को देख सको। तो इसलिए आप क्या होता है कि आपको मेटा डाटा के लिए डाटा डिक्शनरी बनानी पड़ती है। ये जो चीज़ इस वक्त आप देख रहे हो, ये स्टूडेंट टेबल की डाटा डिक्शनरी है, ठीक है। अब ये कौन सी डाटा डिक्शनरी है, इसकी कौन सी टाइप है ये डाटा डिक्शनरी की, ये एक्टिव डाटा डिक्शनरी है या फिर ये पैसिव डाटा डिक्शनरी है, इसको हम आगे जाकर देखेंगे। अभी तक आई थिंक सो कि आपको जो मैंने बताया क्लियर हो चुका होगा। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ, पैसिव डाटा डिक्शनरी। द डाटा डिक्शनरी एग्जाम्पल वी हैव जस्ट सीन इन लास्ट एग्जाम्पल इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैसिव डाटा डिक्शनरी। ये जो अभी हमने पीछे देखा है ना कि ये टेबल था स्टूडेंट टेबल, अब ये स्टूडेंट टेबल था, ये हमारा डाटा था। इस डाटा के बारे में जो पीछे और डाटा है वो क्या है, मेटा डाटा है। और वो मेटा डाटा कहाँ पड़ा हुआ है, डाटा डिक्शनरी में। तो ये हमारे पास मेटा डाटा आ गया किसका, स्टूडेंट टेबल का। और ये किस जगह पड़ा हुआ है, ये डाटा डिक्शनरी हमने पूरी बनाई हुई है, उसके अंदर से एक पेज है जिसके ऊपर स्टूडेंट टेबल का मेटा डाटा ये लिखा हुआ है हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट टेबल का मेटा डाटा आ गया। और ये डाटा डिक्शनरी कौन सी है, ये जिसके अंदर ये मेटा डाटा पड़ा हुआ है, ये है पैसिव डाटा डिक्शनरी, ठीक है। अब आपको और क्लियर करता हूँ आगे कि पैसिव डाटा डिक्शनरी होती क्या है, इसको हमने पैसिव डाटा डिक्शनरी क्यों कहा है, ठीक है। वो इसलिए कि अगर आपने पूरा एक डाटाबेस बना लिया, ठीक है, उसको पूरे डाटाबेस को बनाने के बाद आपने क्या किया कि उस डाटाबेस के बारे में आपने फिर एक एक्सेल फाइल अलग से बनाई अपने कंप्यूटर में, और फिर वहाँ पर जाकर पूरे टेबल्स बनाए हर टेबल के लिए फर्दर कि आईडी है तो उसकी जो है एट्रीब्यूट के डाटा टाइप ये है, साइज़ ये है, और मुख्तलिफ सारी चीज़ें। फिर उसके बाद नेम जो है उसकी डाटा टाइप स्ट्रिंग है, और उसका जो इनपुट लेने का साइज़ है कितने करैक्टर्स ले सकता है वो इतना है, सो ऑन। आपने एक्सेल के अंदर हर टेबल के लिए उसके एट्रीब्यूट्स की डाटा डिक्शनरी अगर आपने बनाई है, या फिर टेबल की जगह आपने वर्ड के टूल में बनाई है या फिर किसी और टूल को आपने यूज़ करके बनाई है, तो आप क्या करोगे, क्या कहोगे कि ये पैसिव डाटा डिक्शनरी है। अच्छा, इसको पैसिव क्यों कहा गया है, क्योंकि ये एक्टिव नहीं होती। अब इससे क्या मतलब है कि एक्टिव नहीं होती, मीन्स ये कि अगर आपने एक डाटाबेस बना दी और उसमें आपने 10 टेबल बना दिए और हर टेबल के अंदर 10-10 एट्रीब्यूट बना दिए और आप काम करना शुरू कर देते हो, और 10-15 मिनट के बाद काम करते करते आपको फील होता है कि स्टूडेंट के टेबल के अंदर हमने 3 या 4 एट्रीब्यूट रखे हैं लेकिन हमने एक और ऐड करना है, तो आप क्या करोगे कि फिर जाके पहले टेबल को मॉडिफाई करके उसके अंदर एक नया एट्रीब्यूट लेट्स सपोज रिजल्ट्स का ऐड करोगे, उसकी डाटा टाइप डिफाइन करोगे, और उसको बनाने के बाद फिर आप दोबारा से वापस पीछे आओगे किधर, अपने कंप्यूटर में एक्सेल की फ़ाइल के ऊपर, वो वाली फ़ाइल के ऊपर जिस पे आपने डाटा डिक्शनरी बना रखी है। आप उसको खोलोगे और उसको खोल के फिर क्या करोगे कि उसके अंदर भी वो सारा का सारा रिकॉर्ड एडिट करोगे, खुद से मैनुअली बैठ के एडिट करोगे। तो ये पैसिव है। ऐसी डाटा डिक्शनरी जिसके अंदर आपको, अगर आप डाटाबेस में कोई चेंजिंग करते हो तो फिर जिस डाटा डिक्शनरी में आपको आकर मैनुअली खुद से चेंजिंग करनी पड़े, उस डाटा डिक्शनरी को आप क्या कहते हो कि ये पैसिव डाटा डिक्शनरी है। अब देखो इसके ये कोई इतनी यूज़फुल नहीं होती, क्यों, ये आप स्लाइड पे देखें। यू विल हैव टू मेक इट इन एक्सेल, वर्ड और सम अदर टूल। पहली बात ये कि आप इसको अलग से जाके बनाओगे। अब आपकी डाटाबेस बहुत बड़ी है, उसमें कोई 50 टेबल हैं और हर टेबल के अंदर कोई 50-50 एट्रीब्यूट हैं, तो आपको हर एट्रीब्यूट के लिए सारी डेफिनेशंस पूरी एक्सेल की शीट बना के लिखनी पड़ेगी, पूरी डाटा डिक्शनरी खुद अपने हाथ से लिखनी पड़ेगी। तो क्या है कि ये कोई इतनी अच्छी अप्रोच नहीं है, इसलिए ये इतनी यूज़फुल नहीं है, ठीक है। यू विल हैव टू मैनेज इट सेपरेटली। आपको ये बात मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको इसको सेपरेटली मैनेज करना पड़ेगा। सेपरेटली मैनेज किस तरीके से, कि अगर आपने डाटाबेस में कोई चेंजिंग की डाटा डिक्शनरी लिखने के बाद, तो आपको फिर दोबारा डाटा डिक्शनरी में आना पड़ेगा, इसके अंदर से वो एट्रीब्यूट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसको फाइंड आउट करके फिर उसके अंदर दोबारा से चेंज करके जो चेंजिंग आपने डाटाबेस में की थी वो यहाँ पे भी आपको ऐड अप करनी पड़ेगी। तो ये भी एक बैड अप्रोच है, ठीक है। कीपिंग इट अप टू डेट इज़ मैनुअल एंड टीडियस टास्क। अब वही बात आ जाती है दोबारा कि ये मैनुअली आपको अपडेट करनी पड़ती है हर दफ़ा, तो ये बड़ी गलत चीज़ है और बड़ा ही मुश्किल अजाब वाला काम है। अब आपके पास अगर इतने सारे टेबल हैं और आपने कोई टेबल में काम करते हुए चेंजिंग की और उसके बाद आप डाटा डिक्शनरी में उसको ऐड अप करना भूल गए, तो वो फिर एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो सकेंगी। और कल कोई मेंटेनेंस वाला डेवलपर आता है जो कि आपकी डाटाबेस को मेंटेनेंस करने आया और वहाँ पे वो डाटाबेस की टाइप्स देखता है और वो मिसमैच हो रही हैं, तो उसको भी काफ़ी प्रॉब्लम होगी, और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम आगे क्रिएट कर सकती है अगर आप एक एंट्री को भी अपडेट करना भूल गए तो ये पैसिव डाटा डिक्शनरी ये चीज़ होती है और इसके नुकसानात ये होते हैं। अब हम देखते हैं कि एक्टिव डाटा डिक्शनरी क्या होती है,
ठीक है। अब हम एक्टिव डाटा डिक्शनरी को प्रैक्टिकली करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता चलूँ। ठीक है। यू डोंट नीड टू क्रिएट और मैनेज इट सेपरेटली। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये होता है कि आप उसको एक्सेल में जाकर या फिर किसी सेपरेट सॉफ्टवेयर में, वर्ड वगैरह में जाके, MS वर्ड वगैरह में जाके अलग से नहीं बनाना पड़ता, जो कि पहले आपको पैसिव में करना पड़ रहा था। ठीक है। इट रिमेन अप टू डेट ऑटोमेटिकली विद योर चेंजेस। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे आप पहले वाले में क्या कर रहे थे कि आप अगर कोई एक एट्रीब्यूट भी नया ऐड करते थे तो क्या होता था कि आपको जाकर करना पड़ता था उस मैनुअली उस एक्सेल की शीट या फिर वर्ड के जो फाइल आपने बनाई हुई है उसमें जाके उस डाटा डिक्शनरी में आपको वो एट्रीब्यूट नया ऐड करना पड़ता था, और अगर आप भूल जाओ तो ये भी बड़ा मसला हो जाता था। ठीक है। यू कैन यूज़ डायरेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम टू गेट द मेटा डाटा ऑफ एनी डाटाबेस। ठीक है। अब डायरेक्टली मीन्स ये कि अब आपको जाके कोई एक्सेल की फाइल्स और वर्ड की फाइल्स नहीं इसमें खोलनी पड़ती। आप जिस टूल पे काम कर रहे होते हो समटाइम आप उसी के अंदर इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि अभी हम MS SQL सर्वर के अंदर इसको यूज़ करके देखेंगे। तो चलें अब हम चलते हैं SQL सर्वर की तरफ और इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। दो चीज़ें हमने दो डाटा टाइप्स पढ़ी, दो डाटा डिक्शनरी की दो टाइप्स पढ़ी। एक कौन सी थी? पैसिव। पैसिव मैंने आपको दिखा दी कि किस तरीके की होती है। ये देखें, ये टेबल था, इसकी मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखा भी दिया। ये एक आपका टेबल था और इसके ये सारा का सारा इसमें डाटा है, और उस डाटा का जो मेटा डाटा है वो जो है हमने डाटा डिक्शनरी में कहीं रखा हुआ है, तो उसका भी मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा दिया कि ये देखें ये इसका मेटा डाटा है। और अब आप अगर इस टेबल के अंदर क्लास से आगे एक और एट्रीब्यूट आके ऐड करते हो, लेट्स सपोज रिजल्ट का, तो वो आकर आपको यहाँ पे भी मैनुअली ऐड करना पड़ेगा और आपको इसको अपडेट रखना पड़ेगा। ये टेबल आप एक्सेल में बना लो, वर्ड में बना लो या किसी और टूल में जिसमें आप चाहो बना सकते हो, लेकिन आपको मैनुअली मैनेज करना पड़ेगा। तो ये पैसिव डाटा डिक्शनरी इस तरीके से बनती है और ऐसे मैनेज की जाती है। ये आपको पता चल गया। अब हम प्रैक्टिकली एक्टिव डाटा डिक्शनरी का हमने पढ़ तो लिया कि क्या होती है। अब हम SQL सर्वर पर चलते हैं और उसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए SQL सर्वर को ओपन करके रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे जाके देखता हूँ डेटाबेसेस के फोल्डर में जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारी डेटाबेसेस ऑलरेडी मौजूद हैं। अब इनमें से मैं कोई एक डेटाबेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। लेट्स सपोज ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। इस डेटाबेस को मैंने सेलेक्ट किया, इसके प्लस पे साइन पे क्लिक किया और ये मेरे पास सारी की सारी मेरी डिटेल्स आ गई। अब इसके अंदर ये देखें हमारे पास कितने टेबल हैं। एक डोनेट का टेबल है, एक डोनर रजिस्ट्रेशन का, एक रेसिपिएंट रजिस्ट्रेशन का और एक स्टाफ का। ये हमारे पास 4 टेबल है। अब हर टेबल के अंदर कोई एट्रीब्यूट्स भी हैं फर्दर। अच्छा, और उनकी कोई डाटा टाइप्स भी हैं और उनमें से कोई प्राइमरी की होगी और ये सारी चीज़ें अब हम देखना चाहते हैं, अब हम चेक करना चाहते हैं। अभी तक हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। हमें ये डाटाबेस किसी डाटाबेस डेवलपर ने या फिर डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने बना कर दी है और हम प्रोग्रामर हैं और हम इसके लिए कोडिंग करेंगे जाकर, और हमें उसके लिए हमें हर चीज़ पता होनी चाहिए कि किस एट्रीब्यूट की डाटा टाइप क्या है और वो कितनी लेंथ ले सकता है मैक्सिमम नाम की या फिर स्ट्रिंग की। ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए प्रोग्रामिंग करने के लिए। तो अब हम वो कैसे पता करेंगे? डाटा डिक्शनरी से। और वहाँ पे हम ये जो एग्जांपल देखने जा रहे हैं, मैं रिपीट करता चलूँ, ये एक्टिव डाटा डिक्शनरी है। एक्टिव डाटा डिक्शनरी इसलिए है कि अगर हम यहाँ से जाके टेबल के अंदर कोई भी चेंजिंग करते हैं तो वो जो डाटा डिक्शनरी इस सॉफ्टवेयर की अपनी मौजूद है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, हमें नहीं करनी पड़ेगी। वो एक्टिव है, वो हर वक्त हमें देख रही है। अगर हम चेंजिंग करते हैं तो वो चेंजिंग अपने आप के अंदर वो खुद ब खुद ऐड कर लेती है। तो अब हम बातें छोड़ते हैं और प्रैक्टिकली डाटा डिक्शनरी, एक्टिव डाटा डिक्शनरी को चला कर देखते हैं। इसके अंदर जो टेबल्स हैं हमने इनको खोल के अभी तक किसी को नहीं देखा किस में क्या है। तो अब हम इसको रन करके मुख्तलिफ क्यूरीज के थ्रू एक्टिव डाटा डिक्शनरी के डाटा उठा के देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, टू चेक द एट्रीब्यूट नेम अवेलेबिलिटी इन टेबल्स। अब फ़र्ज़ करें मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं चेक करूँ कि नेम नाम के एट्रीब्यूट इन सब टेबल्स में से किस किस में मौजूद है। तो अब मैं उसको चेक करने के लिए क्या करूँगा? सबसे पहले मैं यहाँ पे न्यू क्यूरी पे जाऊँगा और न्यू क्यूरी के ओपन होने के बाद अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने यहाँ से सीधा आ जाना है इसके ऊपर। ये सारी क्यूरी मेरे पास लिखी हुई है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर जाके पेस्ट करता हूँ। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल के जो ऑफिशियल ब्लॉग है उसका लिंक होगा और वहाँ पे आप जाएंगे तो सारी क्यूरीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आप उठा सकते हैं। ओके, अब ये देखें ये क्यूरी मैंने यहाँ पे कर ली। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो आपका डाटाबेस नेम हेयर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको मैं डाटाबेस के ओरिजिनल नाम से रिप्लेस कर दूँगा। वो क्या है? ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। इसको मैंने क्लिक किया, ड्रैग करके मैं यहाँ ला के छोड़ देता हूँ और ये जो डाटाबेस नेम हेयर लिखा हुआ है इसको मैं क्या करता हूँ कि ये मिटा देता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। सॉरी, एक मिनट, ये मैंने मिटा दिया इसको सारा डाटाबेस नेम हेयर और यहाँ पे मैंने आके ओरिजिनल नाम पेस्ट कर दिया। ये देखें। ओके, अब पूरी की पूरी वो हो चुकी है। अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि
क्या रिज़ल्ट कोई आता है या फिर हमारे पास एरर आता है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट पे मैंने क्लिक किया तो देखें जी एरर आ गया। अब मैं देखता हूँ कि एरर क्या है। ओके फाइन, यहाँ पर एक्चुअली हमने कॉपी पेस्ट किया तो इस वजह से इशू आ रहा था, मैंने इसकी ये ठीक कर लिया। अब ये देखें एग्जीक्यूट किया तो ये देखें अब इसने मुझे ये बता दिया कि आपकी जो डेटाबेस है ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, इसके अंदर नैम नाम का जो एट्रीब्यूट है वो कौन कौन से टेबल में है, डोनर रजिस्ट्रेशन, रेसिपिएंट रजिस्ट्रेशन और स्टाफ, इन तीनों के अंदर ये इस नाम का कोई एट्रीब्यूट मौजूद है। मैंने ये चेक करना था तो मैंने ये लिख के लगाया तो देखें इसने मुझे ये रिज़ल्ट दे दिया। अब इसके अलावा मैं और कोई चीज़ चेक करना चाहता हूँ, जैसे कि अब हम नेक्स्ट चल के देखते हैं। ये देखें टू चेक दी ऑल दी टेबल्स अवेलेबल इन डेटाबेस। अब मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि हमारी डेटाबेस में कौन कौन से टेबल अवेलेबल हैं। तो मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ये क्यूरी है, मैं इसको यहाँ पर जाके कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ कि एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके जी, ये देखिए इसने क्या किया कि इसने ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम डॉट इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स के थ्रू सारे के सारे टेबल्स दिखा दिए और आपने खुद भी देखा था कि हमारे पास यही 4 टेबल थे। अब हम ये क्या कर रहे हैं, ये मेटा डाटा एक्सेस कर रहे हैं। किस चीज़ का, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम की डेटाबेस का। ओके अब इसके बाद हम और क्या करते हैं, हम और रैंडम किस्म की क्यूरीज अप्लाई करके देखते हैं। इसको भी मैं मिटा देता हूँ, हमने ये भी देख लिया। अब हम और चलते हैं, देखते हैं हमारे पास और क्या है। टू गेट लिस्ट ऑफ कॉलम्स, ठीक है, अब हमने कोई लिस्ट लेनी है कॉलम्स की, किसकी, अब ये भी आप देख लेते हैं। इसको पहले मैं कॉपी करके ले जाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में, मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब देखें कॉलम नेम फ्रॉम ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम डॉट इन्फॉर्मेशन स्कीमा डॉट कॉलम्स और वेयर टेबल नेम इज़ इक्वल टू डोनेट, ठीक है, मींस ये कि ये वाला जो टेबल नेम है ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या है कि मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर टेबल का नाम डोनेट है वहाँ से उस टेबल के अंदर से सारे कॉलम्स की लिस्ट लेके आओ, मुझे पता चले कि इसके अंदर क्या क्या कॉलम है। मैंने लिख कर एग्जीक्यूट का बटन दबाया। ओके ये देखें डोनेट के टेबल के अंदर से सारे के सारे कॉलम्स की लिस्ट मेरे सामने आ गई, आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद ये चीज़ हमें क्या पता चल रहा है, ये इसका मेटा डाटा एक तरीके से पता चल रहा है हमें। मुख्तलिफ़ किस्म के मेटा डाटा को हम जो है एक्सेस कर रहे हैं। ये मैंने अभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल का समझ लें कि मेटा डाटा एक्सेस करके दिखाया है। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि जो उन्होंने पैसिव के अंदर दिखाया था वो तो डाटा टाइप थी और साइज़ और पता नहीं क्या क्या था, तो ये तो कुछ भी वो चीज़ें नहीं है। तो हम उस तरफ भी जा रहे हैं, जिस तरीके से वो सब मेटा डाटा था इस तरीके से ये भी सब मेटा डाटा ही है। हमें इस डाटा बेस के मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो जो है हमारा सारा मेटा डाटा ही कहलाता है। अब हम और आगे फर्दर चलते हैं, हम आगे देखते हैं कि हमारे पास आगे क्या है। ओके अब हमारे पास ये देखें, हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरीज आ जाती हैं। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट टेबल्स। अब हम ये करके देखते हैं कि इससे क्या होता है। तो इस पूरे को मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे जाके मैं इसको लिखकर एग्जीक्यूट का बटन दबाता हूँ। तो ये देखें अब इसने क्या किया है कि मुझे जो इन्फॉर्मेशन टेबल्स के बारे में थी वो सारी की सारी और वो टेबल्स मुझे यहाँ पर इसने दोबारा से दिखा दी हैं, किस चीज़ के, ब्लड बैंक मैनेजमेंट सिस्टम के। अब हम और इसी तरीके की चीज़ें ट्राई करके देखते हैं। लेट्स सपोज कॉलम पे आ जाता हूँ मैं, ठीक हो गया। इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पर जाके इसको पेस्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये देखिए अब इसने क्या किया है कि इस जो हमारा पूरा डेटाबेस है इसके अंदर जितने टेबल हैं उन टेबल्स के अंदर जितने कॉलम्स हैं उन सब की डिटेल हमें निकाल कर दे दी है। जैसे कि हम देखते हैं कि टेबल नेम डोनर रजिस्ट्रेशन, ठीक हो गया, कॉलम नेम आईडी, ठीक है, ऑर्डिनल पोजीशन मींस ये कि जो जितने भी आपके पास कॉलम्स हैं उनमें से ये कौन सी पोजीशन पे है, फर्स्ट पे, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल, ठीक है, इसी तरीके से इज़ नलेबल नो, डाटा टाइप इंट। देखें सारा कुछ सारी की सारी आपको मेटा डाटा इस एक क्यूरी ने उठा कर दे दिया और ये इतना डाटा है जितने आपको शायद कभी ज़रूरत भी ना पड़ती हो, बहुत कम ज़रूरत पड़ रही होती है। अब इसी तरीके से हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं जो कि अदर देन इंट हो। अब ये देख लेते हैं डोनर रजिस्ट्रेशन का कोई टेबल है, इसके अंदर हमारा एक कॉलम नेम है क्या, ब्लड ग्रुप, ठीक है, उसके बाद ऑर्डिनल पोजीशन क्या है इसकी 12, मतलब ये कि पूरा सीक्वेंस जो है उसमें ये 12वें नंबर पर आता है। ये पोजीशन आपको कब इस्तेमाल में हो सकती है, लेट्स सपोज आप किसी सॉफ्टवेयर में जाके क्यूरी लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि 12वें नंबर पे कौन सा एट्रीब्यूट पास करना है, इसलिए। अच्छा इसके बाद आपके पास और जाके अगर आप देखो तो इसकी हमने डाटा टाइप क्या रखी हुई है, वार चार यानी कि आप प्रोग्रामिंग में जिसको स्ट्रिंग कह रहे होते हो। मैक्सिमम लेंथ कितनी ले सकता है, वो जो हमने वहाँ पर जैसे 3 लिखी थी ये कितनी ले सकता है 50, देखो जी यहाँ पर हमने इसको 50 लिख दिया। अब ये सारी की सारी अगर मैं यहाँ पर जाकर इस टेबल के अंदर इस लेंथ को मैं चेंज कर देता हूँ तो मैं जब ये लिख के सर्च करूँगा तो आपके पास जो चेंज लेंथ है वो आ जाएगी।
ठीक है। इसी तरीके से आपके पास, ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स करके दिखाई हैं, आपके पास इस तरीके से बहुत सारी मतलब क्यूरीज मौजूद हैं जिसके यूज़ करके आप वो कर सकते हैं, मतलब कि इस डाटा डिक्शनरी, एक्टिव डाटा डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये देखें मैंने क्या किया है कि मैंने इसको कहा कि इंफॉर्मेशन स्कीमा से की कॉलम उठाओ, मींस ये कि हर टेबल की जो जो प्राइमरी की वाले एट्रीब्यूट्स हैं मुझे वो दिखाओ कि वो कौन कौन से हैं। तो अब इसने क्या किया, ये दूसरा जब मैंने क्यूरी लिख के लगाया तो इसने ये एक दिखा दिया। डोनेट वाला जो टेबल है उसके अंदर आईडी जो है उसका कॉलम नेम आईडी है और ये प्राइमरी की है। ठीक है। डोनर वाला जो टेबल है उसके अंदर भी जो है हमारा कॉलम नेम आईडी है और वो प्राइमरी की है, एंड सो ऑन। स्टाफ के अंदर और रेसिपिएंट के अंदर भी आईडी का जो कॉलम है उसको हमने आईडी नाम दिया हुआ है, तो इसलिए इसने सारा कुछ दिखा दिया। तो इस तरीके से आपके पास एक नहीं कोई बहुत सारी बेशुमार किस्म की आपके पास क्यूरी यहाँ पे मौजूद है। और आप जब इंफॉर्मेशन स्कीमा डॉट करके लिखते हो तो इससे आगे फिर आपको ये इंटेलिजेंस भी जो है हेल्प करता है मुख्तलिफ़ किस्म की क्यूरीज शो करने के अंदर, और आप उनको जो है ट्राई कर सकते हो। अब मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ। लेकिन अब मैंने क्या किया कि इंफॉर्मेशन सेलेक्ट ऑल फ्रॉम इंफॉर्मेशन स्कीमा, और उसके बाद मैंने क्या किया, डॉट। अब जब मैं डॉट लगाऊंगा तो ये देखें कितने सारे आ गए। आप इसके अंदर से मुख्तलिफ़ किस्म के रन कर करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा वाला क्या काम करके दे रहा है। अब मैं कॉलम्स करता हूँ और देखता हूँ एग्जीक्यूट करके कि क्या होता है। देखें जी, इसने कॉलम्स दिखा दिए सारे के सारे। इसी तरीके से मैं यहाँ पर जाके और मुख्तलिफ़ किस्म के जब मैं इसमें डॉट लगाता हूँ तो इंटेलिजेंस से मुझे खुद ब खुद सारी चीज़ें सामने शो हो जाती हैं, और उसके बाद मैं जो है देख सकता हूँ कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन मौजूद हैं। समझ आ गया आपको? ओके। अभी ये इंटेलिजेंस भी हमारा थोड़ा सा नखरे कर रहा है। एनीवेज, नॉर्मली जब आप ऐसे इसको प्रेस करते हो तो आपका इंटेलिजेंस खुल के आ जाता है और आपको सारे के सारे ड्रॉप डाउन के अंदर वो शो कर देता है जो जो आपके पास ऑप्शन मौजूद होते हैं, और आप उनको यूज़ करके देख सकते हो कि इसमें क्या क्या मौजूद है। तो ये सारे थे आपके क्या कह सकते हो आप इनको एक्टिव डाटा डिक्शनरी को एक्सेस करने के तरीके। अब ये वाला पुराना तरीका जो था मैं इसको दोबारा यहाँ पे लिखकर एग्जीक्यूट करके आपको एक दो चीज़ें और बताता हूँ। अब मैंने इसके अंदर क्या लिखा था कि डोनेट के टेबल में से सारे के सारे मुझे एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके यहाँ पर लिस्ट के अंदर दिखाओ, तो इसने मुझे ये सारे के सारे एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके दिखा दिए। अब मेरे पास इसी तरीके से कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि कॉलम नेम डाटा टाइप का। ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब ये किस लिए यूज़ होती है, टू चेक दी डाटा टाइप्स। अब मैंने इसको कॉपी किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर जाकर, ये कॉलम नेम तो था ही, इसके आगे कॉलम लगा के ये मैंने डाटा टाइप लिख के एग्जीक्यूट कर दिया। देखें अब इसके आगे मेरे पास डाटा टाइप्स भी आ गई। तो ये सारी की सारी क्यूरीज़ हैं। ये मैं आपको मुख्तलिफ़ तरीके से सारी चला चला के दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें समझने वाला कुछ भी नहीं है। इनको बस यहाँ से उठाना है और आपने जाके रन करना है, या आपको माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा। आप वैसे ही इंफॉर्मेशन स्कीमा लिख कर आगे कोई भी चीज़ को सर्च करोगे गूगल के ऊपर तो वो भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, और ये सारी क्यूरीज भी मैं आपको अपने ब्लॉग पे दे दूंगा, आप उठा के उनको रन करके देख सकते हो। तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है, मैं आपको रन कर करके दिखा रहा हूँ कि देखना आप किस किस तरीके से डाटा उठा सकते हैं। तो आई होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। ब्लॉग हमारा आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये वो ब्लॉग है जिसके ऊपर आपने जाना है और जाकर ये सारे के सारे इसी जो हमारा जो लेक्चर है इसके आर्टिकल के अंदर जाकर आपने सारी क्यूरीज़ अगर आपको ज़रूरत हो तो आप उठा सकते हैं और उठा के इस्तेमाल कर सकते हैं, या गूगल करके वहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो आई होप सो कि मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें बता दी हैं। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होंगी। सो मिलते हैं फिर दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक इम्पॉर्टेंट बात, कहीं भी कोई मिस्टेक नज़र आए लेक्चर के अंदर तो काइंडली उसको पॉइंट आउट कर दिया करें। आपके पॉइंट आउट करने से बाकी वीडियो देखने वालों की भी करेक्शन हो जाती है। और किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी हो तो प्लीज़ आप वो टॉपिक भी किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर सकते हैं। ये वीडियो भी किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट के ऊपर ही बनाई गई थी, तो जैसे हम बाकियों की रिक्वेस्ट कवर कर रहे हैं आपकी भी कवर करेंगे। तो फिर दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक बाय बाय।